हेलो स्टूडेंट्स। तो भैया आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और सबसे इजी और बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर से भैया ना केवल नीट में बल्कि जेडबलई में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं और इतने हलवे क्वेश्चन आते हैं भैया कि एक सेकंड में देखते ही बना दोगे तुम लोग, तो देखते ही बन जाएंगे। बस एक काम अच्छी से करना, मेरे नोट्स जब भी तुम बनाओ तो जब भी तुम मेरा लेक्चर देखो ना, नोट्स एकदम सुंदर सुंदर बनाना, एकदम कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स सुंदर सुंदर बनाए करो। हर क्वेश्चन को मेरे एक्सप्लेन करने के पहले ही तुम अपना आंसर लिख दिया करो, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा यहीं पर मैं लिख के देता हूं गारंटेड, जो तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो भी 100% बनेगा ही बनेगा। ये मेरी तुमसे गारंटी है। इस चैप्टर का तो गलत होगा ही नहीं। इसके मैं तुम्हें 6 लेक्चर बनाऊंगा, 6 लेक्चर में इसको पूरा अपन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इस चैप्टर के मैं 25 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पीवाईक्यू, 25 साल के पीवाईक्यू का लेक्चर बनाऊंगा, वो भी इसी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 7 लेक्चर। तो आज से हम इसको चालू करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज का हमारा नई सीरीज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का पहला लेक्चर। ये हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर रहेगा, बड़ा मजा आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा थोड़ा एकदम आगे की मेन चीजें फॉर्मेट वगैरह पढ़ना चालू करेंगे। आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे भैया। तो सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में ये आईयूपीएससी का क्या मतलब है। तो भैया आईयूपीएससी एक ऐसी संस्था है जहां पर हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो डिसाइड करता है कि कोई सा भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण क्या होगा, मतलब उसका हम नामकरण कैसे करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा नाम या फिर मेरा नाम क्या है, नीरज सिंह परमार। तो नीरज क्या है मेरा फर्स्ट नेम, सिंह क्या है मेरा मिडिल नेम, परमार क्या है मेरा सरनेम। तो ये हमारा नाम लिखने का फॉर्मेट है कि पहले फर्स्ट नेम लिखो, फिर मिडिल नेम लिखो, फिर सरनेम लिखो। तो वैसे ही आईयूपीएससी ने एक फॉर्मेट तैयार किया है, फॉर्मेट बना के दिया है हमें कि कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका आईयूपीएससी नेम उस कैसे लिखोगे, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे। और वो फॉर्मेट में तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में एकदम शानदार तरीके से बताने वाला हूं। आज का इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, पहला लेक्चर है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, बड़ा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भैया कंपाउंड को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। तो कंपाउंड्स को दो टाइप में क्लासिफाइड किया है, एक तो किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और दूसरा क्लासिफिकेशन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। मतलब कंपाउंड को दो टाइप्स में तोड़ा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन की पूरी केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ये जो चल ही रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जितने भी कंपाउंड होते हैं उस समय की बात बता रहा हूं, 1800 के समय की बात बताने जा रहा हूं तुम्हें कि 1815 के समय एक हमारे साइंटिस्ट थे बर्जीलियस भैया। तो बर्जीलियस भैया ने क्या बताया था हमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि हमें कहीं से ऑब्टेंड करना है या एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कहां से कर सकते हैं। तो उनका कहना था ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे हम लोग या एनिमल या प्लांट लोग, तो इन लोगों से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भैया कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम क्या कौन सा वाला कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या इनके अलावा और कोई सा जरिया है क्या? नहीं है। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग देखो, आज की तारीख में तो बहुत सारे तरीके हैं इनको बनाने के, हम अपनी लैब के अंदर ही बना सकते हैं, बट 1815 के समय बर्जीलियस भैया ने हमें बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि प्लांट या एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मिनरल्स वगैरह से तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा और कोई सा चारा नहीं है कि अपने पास की और कहीं से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उस समय बर्जीलियस भैया का ऐसा मानना था कि इनको या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर ऐसी कोई सी चमत्कारिक शक्तियां होगी, कोई सा ऐसा मिस्टीरियस फोर्स होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, ऐसा बर्जीलियस भैया का कहना है। क्या कहना है? या तो तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो या फिर कोई सी ऐसी चमत्कारिक शक्तियां होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। और इनका साफ साफ कहना था कि तुम लैब के अंदर तो बिल्कुल भी कतई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। क्या कहना था इनका? कि तुम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ये हमारे बर्जीलियस भैया ने कहा था 1815 में। देखो 1815 में हमारे सुंदर से बर्जीलियस भैया आए और उन्होंने कहा, बर्जीलियस भैया ने आए और उन्होंने क्या कहा कि तुम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, है ना, कौन सा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर नहीं बना सकते हो। तुम केवल और केवल इसको कहां से ऑब्टेन कर सकते हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर इसमें कोई सा चमत्कारिक फोर्स से ही या फिर मिस्टीरियस फोर्स से ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा बर्जीलियस भैया का कहना था। क्या कहना था एक बार देख लेते हैं। any organic compound could not be synthesized in lab। क्या कहना था? सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर्ड। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेब के अंदर नहीं बना सकते, ऐसा बर्जीलियस भैया का कहना था। किससे नहीं बना सकते? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेब के अंदर नहीं बना सकते, ऐसा बर्जीलियस भैया ने कहा। सो बर्जीलियस सजेस्ट देट, है ना, बर्जीलियस भैया ने सजेस्ट किया। क्या किया? बर्जीलियस भैया ने क्या कहा? अब वो उसी पेज पे बताना पड़ेगा। सो दैट बर्जीलियस सजेस्ट दैट देयर इज मिस्टीरियस फोर्स। देखो यहां लिखा है देयर इज ए मिस्टीरियस फोर्स। किसमें? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कोई सा चमत्कारिक शक्ति होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस फोर्स को भी, जो चमत्कारिक फोर्स है ना, उसको बर्जीलियस भैया ने बोला एंड दिस फोर्स इज नेम्ड एज वाइटल फोर्स। उसको बोला गया वाइटल फोर्स और इस पूरी थ्योरी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी बोले तो VAFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये हमारे बर्जीलियस भैया का कहना था। बट आज की तारीख में हमें पता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेब में, एक नहीं कितने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लेब में बनाए। बट ये 1815 की बात है भैया। उस समय इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई शुरुआत हो रही थी, उस समय की बात है। तो उस समय बर्जीलियस भैया ने ये कहा था और उस फोर्स को क्या कहा था? चमत्कारिक फोर्स को नाम दिया था वाइटल फोर्स और उस थ्योरी को क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। बट क्या हुआ? कुछ समय बाद ही 1815 से 1828 बोले तो 1828 में इन्हीं का एक स्टूडेंट आया वूलर नाम का, जिसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लेब के अंदर। दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था 1828 में, जो कि लेब में बना था। कौन ने बनाया था? इन्हीं का स्टूडेंट था वूलर भैया। 1828 में कब बनाया? 1828 में वूलर भैया ने
अपने ही गुरु की, जो इनके गुरु थे बर्जिलियस भैया, इन्हीं के तो स्टूडेंट है वूलर, तो बर्जिलियस भैया की जो वाइटल फोर्स थ्योरी उसको फेल कर दिया। कैसे फेल किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेब के अंदर। तो बट, है ना, वूलर भैया ने, बट फेल्ड वूलर फेल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। वूलर भैया ने वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल किया, जो कि उन्हीं के स्टूडेंट थे, बर्जिलियस के ही। वूलर सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर किया एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया कहां पर? इन लेब, बाय हीटिंग एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो अमोनियम साइनाइड को इन्होंने हीट किया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेब के अंदर ही बनाया, और यहां पर हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था इन्होंने? अमोनियम साइनेट। फॉर्मूला NH4CNO, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट भैया NH4CNO, इसको क्या किया इन भैया ने? हीट किया। तो हीट किया तो हमारा सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के आया यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये है हमारा यूरिया, जो कि दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने लेब के अंदर बनाया है। किसने बनाया है? वूलर भैया ने। कब बनाया है? 1828 में। किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया है? तो वो बनाया अमोनियम साइनेट से, NH4CNO। NH4CNO से, ये जो कि हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको इन्होंने हीट किया। तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ यहां से यहां तक जाने में भैया रीअरेंजमेंट हुआ। क्या है? रीअरेंजमेंट हुआ है। रीअरेंजमेंट हुआ है किसका? एटम्स का। देखो यहां पर भी हमारे 2 नाइट्रोजन थे, यहां पर भी हमारे 2 नाइट्रोजन है। इस तरफ एक कार्बन था, एक कार्बन यहां है। एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यहां है। 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन यहां है। तो सिर्फ एटम का इन्होंने एक डेफिनेट टेम्परेचर पे हीट किया अमोनियम साइनेट को, तो वो रीअरेंज करके यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो आज की तारीख में हम फार्मर लोग, मैं किसान का बेटा हूं, मैं खुद किसान हूं, तो क्या हम लोग यूरिया डालते हैं, खेती बाड़ी में यूरिया डालते हैं, वो प्रिपेयर किया था 1828 में। जो खाद बोलते हैं ना जिसको, जैविक खाद, वो प्रिपेयर किया था हमारे वूलर भैया ने। किससे प्रिपेयर किया था? 2 चीज ध्यान रखना। सबसे पहला, दुनिया का ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो यूरिया, जो कि लेब में बना है। किसने बनाया है? वूलर भैया ने। कब बनाया है? 1828 में। किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया है? तो अमोनियम साइनाइड से, है ना। अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या है? NH4CNO। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये थी हमारी दुनिया का पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेब में बनने की कहानी। अब क्या होता है हिंदुस्तान में, यदि कोई चीज नया चीज कोई हो जाए तो उसको फिर सब लोग ट्राई करते हैं। तो इनका देखा देखी करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए। जैसे कोल्बे साहब ने उसके बाद 1845 में एसिटिक एसिड बनाया। बर्थलोट साहब ने 1856 में मेथेन बनाया। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेब के अंदर ही बनने लगे। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है। तो फिर इनके रिप्रेजेंटेशन करने का जो, मतलब इनको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो 5 टाइप के तरीके में बताऊंगा और उतने ही है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कैसे करेंगे भैया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला तरीका है, या तो तुम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बताता है? जैसे मान लो ये है अपना C2H6O, ये क्या है हमारा? एथेनॉल है। तो इस टाइप के मोलिकुलर फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं भैया मोलिकुलर फॉर्मूला, जो कि हमें बताता है किस किस टाइप के एटम है और कितने एटम है। क्या बताता है? इट टेल्स द सिंबल एंड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। इट टेल्स द सिंबल एंड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। देखो क्या क्या सिंबल है एटम का और कितने नंबर है। कार्बन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन का सिंबल और नंबर, ऑक्सीजन का सिंबल और एक यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला हमें रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता चलेगा? किस टाइप का एटम है
और किस टाइप का एटम है और साथ में कितने नंबर ऑफ एटम है। तो ये दो चीज बताता है। इट डज नॉट शो कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताता है कि भैया इस कार्बन से कौन हाइड्रोजन जुड़ा है कि ऑक्सीजन जुड़ा है, या इस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है कि हाइड्रोजन जुड़ा है, ये खुद हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये सब कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताता है। ये सिंपल सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का, जैसे मान लो एक और ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं ये पे सी है ना, C4H10, ये है मेरा ब्यूटेन। ये क्या है मेरा ब्यूटेन। तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है ये तुम्हें पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। मतलब ये कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बता रहा, बट क्या तुम्हें किस टाइप का एटम है और कितने एटम है ये पता चल रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केवल और केवल क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है? इट शोज ओनली टाइप ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर है और किस टाइप का एटम है वही शो करता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट कनेक्टिविटी, कि कौन सा एटम किससे जुड़ा है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन आया। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है भैया हमारा? लुईस फॉर्मूला या फिर लुईस स्ट्रक्चर। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है भैया हमारा लुईस फॉर्मूला या फिर लुईस स्ट्रक्चर। तो पहला रिप्रेजेंटेशन में कुछ कमियां रह गई कि यार हमें बहुत सारी जानकारी है इससे मिल नहीं पा रही, इससे सिर्फ नंबर और टाइप ऑफ एटम पता चल रहा है, इससे कनेक्टिविटी पता नहीं चल पा रही। तो इसी का तगड़ा भाई आया, कौन? लुईस स्ट्रक्चर या लुईस फॉर्मूला, जो कि अपने को कनेक्टिविटी के बारे में भी शो करेगा। क्या है भैया? इट शोस ऑल टाइप ऑफ एटम, हर टाइप का एटम शो करेगा। बॉन्ड एंड लोन पेयर, बॉन्ड भी शो करेगा, लोन पेयर भी शो करेगा, और किस टाइप का एटम है वो भी शो करेगा। एंड गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। मतलब लुईस भैया का जो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा, जैसे मान लो C2H6O, ये हमारा एथेनॉल था, ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है। बट इसका यदि तुम लुईस फॉर्मूला लिखोगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, तो कैसा बनेगा भैया? एक कार्बन इधर, इसने 4 बॉन्ड बनाए जिसमें से 3 तो हाइड्रोजन के साथ, एक और कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन है और एक यहां पर सुंदर सा हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी बचे हैं। तो ये होता है इसी कंपाउंड का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इसी का ये क्या है? लुईस स्ट्रक्चर। तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है तुम्हें कि लुईस स्ट्रक्चर में तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है? यहां पर देखो एक एक चीज पता चल रही है, हर एक एक कनेक्टिविटी पता चल रही है। कौन सा हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है, कौन सा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, कौन सा वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है और कौन सा वाला कार्बन कार्बन से जुड़ा है। हर एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज अपने को पता चल रही है इस वाले रिप्रेजेंटेशन में। देखो ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये तुम पर छोड़ा जाता है कि तुम्हें भैया जिस में तुम्हें सहूलियत मिले, आसानी मिले, वो वाला तुम यूज करना। अपन तो 5th वाला यूज करेंगे, अभी ये सारे पढ़ेंगे। तो इसमें भी कुछ कमियां थी, कनेक्टिविटी नहीं बता पा रहा था। ये इसकी क्या कमियां है भैया? ये तो सब कुछ बता रहा है। तो इसकी कमी ये खुद ही है कि इस तरीके से अपन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने लग गए, तो भैया मात्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही खत्म करने के लिए हमें 4-5 जन्म लेने पड़ जाएंगे। इस तरीके से कभी ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे हर एक एक कंपाउंड का, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा भैया। क्या ये हमारे लिए सुटेबल है? देखो जिस जगह पे सुटेबल होगा बना लेंगे, पर हर जगह इसको बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। जहां इसकी जरूरत लगेगी हम उसको बनाएंगे। तो ये लुईस के तरीके का है ना, लुईस फॉर्मूला है, लुईस स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से तुम रिप्रेजेंट करोगे तो लुईस स्ट्रक्चर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी कमी को देखो, ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने वाला था, तो इसी को दूर करने के लिए हमारा तीसरा रिप्रेजेंटेशन आया, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या बताएगा? तुम्हें कनेक्टिविटी बताएगा, एटम बताएगा किस टाइप का एटम है, और नंबर ऑफ एटम भी बताएगा। क्या बताता भैया? इट, है ना, ये सिंप्लीफाई करता है किसको? लुईस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता है। इट सिंप्लीफाई लुईस फॉर्मूला बाय शोइंग ऑल एटम्स, सारे एटम्स, एंड देयर कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी के बारे में भी बताएगा, बट नॉट शोस बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। बॉन्ड्स और लोन पेयर, ये वाले जो बॉन्ड्स है और ये जो लोन पेयर है,
इनको शो नहीं करता है, जैसे कि यही वाला CH3CH2OH जो अभी हमने एथेनॉल लिखा था उसी का फॉर्मूला है। अब यहां पर तुम्हें कनेक्टिविटी दिख रही है कि भैया ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से भी और इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं, ये 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो तुम्हें यहां पर कनेक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है, पर ये कोई सा भी बॉन्ड शो कर रहा है क्या, या लोन पेयर शो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो ये फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मुकाबले में थोड़ा अच्छा है अपने लिए। हाँ, इसमें अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखो, ये था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमें कनेक्टिविटी ही नहीं बता रहा था। ये हमारा ल्यूस फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें अपना ओपन स्ट्रक्चर एकदम पोस्टमार्टम हो जाता है कि पूरा खोल के लिख दिया, बट इससे हमारी केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये वाला भी अपन जब जरूरत होगी तब करेंगे, वो अपने ऊपर है कि कब अपने को यूज करना है। थर्ड है भैया कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला सारे एटम को भी शो कर रहा है और उनकी कनेक्टिविटी को भी शो कर रहा है। क्या शो नहीं करता है? ये बॉन्ड्स और लोन पेयर को नहीं बताता, उससे अपना स्ट्रक्चर थोड़ा आसान होगा, कनेक्टिविटी भी पता चल रही है। इसी का थोड़ा सा छोटा भाई आता है पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला। पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला क्या? कंडेंस फॉर्मूला का ही पार्ट है, कंडेंस फॉर्मूला ही है दैट शोस, जो शो करेगा सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला क्या है कि कुछ बॉन्ड्स और कुछ लोन पेयर अपन शो कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे कि इसी कंपाउंड का मैं पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला बनाता हूं, कैसा बनेगा? CH3CH2। अब मैं यहां पर क्या दिखा देता हूं? OH। तो एक बॉन्ड भी दिखा दिया और लोन पेयर भी दिखा रहे। ऑक्सीजन के पास क्या है भैया? 2 लोन पेयर और बॉन्ड। तो कुछ बॉन्ड दिखा सकता है और कुछ लोन पेयर दिखाएगा, तो उसी को बोलेंगे अपन पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला। तो कितने अपने स्ट्रक्चर हो गए रिप्रेजेंट करने के लिए? 4 तरीके हो गए। पहला था हमारा कौन सा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, ये जो कि सिर्फ अपने को नंबर एंड टाइप ऑफ एटम बताता था, कोई कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बता पा रहा था। दूसरा हो गया अपना ल्यूइस फॉर्मूला, जो कि पूरा पोस्टमार्टम कर देता था, ओपन स्ट्रक्चर कर देता था उसका, जिससे तुम्हें कनेक्टिविटी बराबर मिलती थी। बट ये अपने लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा आया? कंडेंस फॉर्मूला, जो तुम्हें कनेक्टिविटी भी बता रहा है कौन किससे जुड़ा हुआ है, और साथ ही में अपने को सारे एटम्स बता रहा है, जितने भी एटम्स है मॉलिक्यूल में सारे एटम्स बता रहा है। क्या नहीं बता रहा है? तो बॉन्ड्स और लोन पेयर शो नहीं कर रहा। फिर इसी का थोड़ा छोटा भाई आया पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला, जो कि थोड़े बहुत कुछ बॉन्ड्स को, है ना, कंडेंस फॉर्मूला ही है वो, दैट शोज सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, कुछ बॉन्ड्स और कुछ लोन पेयर को शो करेगा। बट जो हम पूरी 12th तक यूज करेंगे, आज से लेके हम आखिरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे, वो है हमारा स्केलेटल फॉर्मूला, या फिर बोले तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या फिर बोले तो लाइन एंगल फॉर्मूला। ये तीनों इसी के नाम है। हम पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी का रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, और जरूरत पड़ने पर बाकी भी यूज करेंगे, पर मैक्सिमम हम इसका यूज करेंगे, 98% हम इसका यूज करेंगे। इसमें क्या है भैया, हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत आसान हो गया। कैसे भैया? ये कार्बन कार्बन एटम आर नॉट रिटन, इसमें अपन कार्बन कार्बन एटम को आर नॉट रिटन नहीं लिखते हैं, इसमें केवल और केवल बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन कार्बन को लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन एटम जो कि कार्बन से जुड़े हुए आर नॉट शोन, उनको अपन शो नहीं करेंगे। जैसे यहां पर मैंने हाइड्रोजन शो किया है कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो हम इनको दिखाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि हमें पता है भैया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड? केवल और केवल 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कभी उसने 1 बॉन्ड बनाया है, मतलब अपन समझ जाएंगे अपने आप ही इसके पास 3 हाइड्रोजन है। यदि उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, जैसे यहां पर देखना, यहां पे कार्बन ने कभी सिर्फ ये एक ही बॉन्ड रिप्रेजेंट करता मैं, तो अपन समझ जाते कि इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे थे, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन होंगे। तो अपन क्या क्या रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, देखो पहले मैं पूरा बता देता हूं। कार्बन एटम्स आर नॉट रिटन, नहीं लिखेंगे। कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच्ड है उनको शो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन
इन zigzag पैटर्न। कैसे पैटर्न में? zigzag पैटर्न में शो करेंगे। एंड ऑल हेट्रोएटम्स, हेट्रोएटम्स बोले तो कार्बन को छोड़ के, बोले तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह सब। तो एंड ऑल हेट्रोएटम्स आर शोन, तो केवल और केवल, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा है CH3, है ना, CH2, CH2, CH3। पहले तो मुझे बताओ ये मैंने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये है हमारा कंडेंस फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को भैया मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा? स्केलेटल फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन करके बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? क्या कहना है उसका कि कार्बन कार्बन एटम को लिखेंगे नहीं, केवल कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही बनाएंगे। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो मैं चारों कार्बन को ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जिगजैग पैटर्न में बनाऊंगा। तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना भैया, ये मेरा क्या है? कार्बन है। ये दूसरा कॉर्नर दिख रहा है, ये मेरा कार्बन है। ये वाला भी मेरा कार्बन है, और ये भी सुंदर सा मेरा क्या है? कार्बन है। तो ये 4 कॉर्नर है, मतलब इसमें कितने हैं? 4 कार्बन है। क्या हम हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्या जो कार्बन से जुड़े हैं? नहीं करेंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। कितना आसान हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वाले कार्बन के पास? बोले तो ये देखो, ये मैं नंबरिंग कर देता हूं, यहां पर इनकी नंबरिंग करता हूं। जैसे मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखो फर्स्ट वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। यहां मुझे कैसे पता चलेगा कि 3 हाइड्रोजन है? तो देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक ही बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? कार्बन देखो 4 मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, 4 में से एक तो तुम्हें दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहे। मतलब क्या है कि वो तीनों है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अपन अज्यूम करते हैं स्केलेटल फॉर्मूला में कि हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, उसको अपन अज्यूम कर लेंगे। जैसे कि इस वाले कार्बन पर देखो, थर्ड वाले पर, थर्ड वाले ने कितने बॉन्ड बनाए? एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड बनाए। इसका मतलब 2 और बनाएगा, तो 2 और कौन होंगे यहां पर? हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर देखो, फोर्थ वाले कार्बन पर क्या है हमारे? इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास अभी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 और कौन होंगे? हाइड्रोजन होंगे। मतलब बनाए हैं बट अपन ने उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे? ताकि अपने को आसानी हो। देखो कभी मुझे 10 कार्बन लिखना होता, जैसे इसको तो अभी मैं हटा देता, इसको हटाता, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर कभी मुझे लिखना होगा, मान लो पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला के रूप में लिखना है। अच्छा कलर ये है CH3, CH2, 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 और एक और ले लो भैया मेरा CH3। तो देखो कितना सारा, इतना बड़ा। अब इसी को कभी मैं स्केलेटल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो इतना आसान काम हो जाएगा भैया मेरा। कैसे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। तो सिंपल सा लाइन खींचना है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया मेरा इसका रिप्रेजेंटेशन। जितने भी ये कॉर्नर दिख रहे हैं, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, और ये 9वां कार्बन है। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन अपन पूरी केमिस्ट्री में यूज करेंगे, क्योंकि ये तो चलो और छोटा, कभी बहुत बड़ा कंपाउंड होगा हमारा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी इस फॉर्मेट में करेंगे। तो कितना काम बच जाएगा, अपना टाइम भी बचेगा और बहुत आसान भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे स्केलेटल फॉर्मूला, या फिर बोले तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या फिर बोले तो लाइन एंगल फॉर्मूला के फॉर्म में अपन इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और देखो यहां पे मान लो ये हमारा पहला कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब क्या है? कार्बन कितने बनाता है? 4 बनाता है। इसका मतलब है कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, जिसका रिप्रेजेंटेशन अपन ने नहीं किया है, ताकि हमारा समय बचे। तो 3 हाइड्रोजन है। देखो कोई सा भी पकड़ो, इस वाले थर्ड वाले ने 1 2 3, थर्ड वाले ने यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए। कार्बन तो 4 बनाता है। इसका मतलब क्या है? 2 तो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे वो हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ इसके पास कितने? 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये देखो 2 हाइड्रोजन है। यदि तुम्हें ऐसा दिया होता कि भैया इसका रिप्रेजेंटेशन करो, देखो ये लिखना हो तो लिख लो। मैं एक एक बारीक से बारीक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छी से रिप्रेजेंटेशन करना, एकदम बेसिक लेक्चर यदि अच्छा होगा तो बड़ा मजा आएगा। तो इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूं, तुम लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। एक काम करो, नहीं मिटाता, नेक्स्ट पेज पे कर देता। नेक्स्ट पे कभी तुम्हें इसका रिप्रेजेंटेशन करना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, CH3, CH3, इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। CH3, CH2,
CH2OH, इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। CH3 CH2 CH2 CH3 और इधर मान लो एक फ्लोरीन है, ठीक है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन मुझे बोर्ड लाइन स्ट्रक्चर में करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे भैया, इधर बताओ। हम कार्बन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कार्बन को सिर्फ बॉन्ड, तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है भैया। तो ये मैंने एक सिंगल सा बॉन्ड बना दिया जिगजैग पैटर्न में। दो कार्बन दिख रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हें? एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। यहाँ पर भी 2 ही कार्बन थे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन। सेम इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कितना आसान हो गया। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन अब तुम करके दिखाओ। कितने कार्बन है? 1 2 3। तो यहां पर कार्बन एक, देखो व्हाइट कलर से लिखेंगे अपन, तो देखना 1 2 3। तो ये हो गए भैया मेरे 3 कार्बन। देखना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये मेरे तीनों कार्बन हो गए। देखना 1 2 3, ये मेरे कौन से? तीनों कार्बन हो गए। 1 2 3, ये तीनों कार्बन हो गए। बट ऑक्सीजन मेरा हेट्रो एटम है। कौन है? हेट्रो एटम है। तो ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन करूंगा कि नहीं? करना पड़ेगा भैया, केवल कार्बन के लिए छूट है, तो ऑक्सीजन का तुम रिप्रेजेंटेशन करोगे। तो ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का भी करोगे क्या? हाँ करना पड़ेगा। कौन से हाइड्रोजन को ही अज्यूम करोगे? जो कार्बन से जुड़े होंगे। कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को तुम रिप्रेजेंट ना भी करो तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपन अज्यूम करेंगे। बट जितने भी हेट्रो एटम है अदर देन कार्बन, जितने भी एटम होंगे, यदि उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसका हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और हेट्रो एटम का रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो देखो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। जैसे थर्ड वाला एग्जांपल, इसका कैसे करोगे भैया? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो सिंपल सी 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा 5 कार्बन का आसानी से रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इधर 1, कभी भैया ये मेरा सुंदर सा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th कार्बन है। तो ये फ्लोरीन कौन से कार्बन से जुड़ा है? 3rd कार्बन से। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 3rd कार्बन पे मैं किसको जोड़ूंगा भैया? फ्लोरीन को। तो ये मेरा यहां पर जुड़ जाएगा फ्लोरीन। और फ्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी, क्यों? क्योंकि वो कार्बन नहीं है। केवल अपन कार्बन को ही बॉन्ड से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और ये मेरा 3rd कार्बन से मैंने फ्लोरीन को जोड़ दिया। तो ऐसे लिखने में ज्यादा फायदा है कि ऐसे स्केलेटल फॉर्मूला में लिखने में ज्यादा फायदा है? स्केलेटल फॉर्मूला में, या बोले तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अपने को लिखने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो ये थे मेरे 5, मेरे नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भैया 5 रिप्रेजेंटेशन। जो अपन सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो कौन सा रहेगा भैया? स्केलेटल फॉर्मूला या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मैं इसको बार बार बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही बोलूंगा क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं? हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। कार्बन को लिखेंगे क्या? कार्बन को भी नहीं लिखेंगे। केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, जो इनके बीच का बॉन्ड है ना, उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और किसको करेंगे? यदि कोई हेट्रो एटम आता है उसको भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके साथ यदि हाइड्रोजन वगैरह आ रहा है तो उस हाइड्रोजन को भी लिखेंगे। केवल कार्बन के साथ आने वाले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इतने 5 तरीके हैं। इन पांचों में से जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसकी जब जरूरत पड़ जाए उस तरीके से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सिर्फ नंबर और टाइप बताता है, कनेक्टिविटी नहीं बताएगा। ल्यूस स्ट्रक्चर पूरा ओपन स्ट्रक्चर कर देता है। कनेक्टिविटी सबसे अच्छी इसमें समझ में आती है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो जाता है। इसी को सिंप्लीफाई कौन करता है भैया? हमारा कंडेंस फॉर्मूला, जो कि कनेक्टिविटी भी बता रहा है, नंबर भी बता रहा है, बॉन्ड भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। पार्शियली कंडेंस कौन सा होता है? जो थोड़ा सा कुछ बॉन्ड्स और नंबर को, लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर देगा, तो पार्शियली कंडेंस। और सबसे बेस्ट है स्केलेटल फॉर्मूला, या बोले तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये हम इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में, कौन से? जिगजैग पैटर्न में अपन रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को। अच्छा, डबल बॉन्ड आया तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड आया तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहां पे लिख देता हूं 1-2 क्वेश्चन डबल बॉन्ड के भी। जैसे मान लो तुम इसका रिप्रेजेंटेशन करो तो CH3 सिंगल, CH डबल, CH सिंगल, CH3। तो ये इसका मुझे स्केलेटल फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करेंगे भैया? मैं
ये यहाँ पर मेरे 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो पहले तो मैं 4 कार्बन को जिग जैग जिग बना दिया। ये हो गए मेरे भैया 4 सुंदर से कार्बन, 1 2 3 4। जितने भी कॉर्नर है ये सब मेरे क्या है, कार्बन है। अच्छा, सेकेंड और थर्ड के बीच में कभी मैं इसकी भी नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। तो कर दिया भैया। सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है तो अपन 2 लाइन खींच देंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो 3 लाइन खींच देते। तो डबल बॉन्ड को 2 लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अब बढ़ते हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन के बाद भैया मैं अब तुम्हें बताऊंगा डिग्री ऑफ कार्बन। भैया डिग्री, किसी भी एटम की तुम डिग्री कैसे निकालोगे? तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है? मतलब सबसे आसान भाषा में बता देता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही। यदि उस कार्बन की डिग्री तुमसे पूछे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी या क्वाटरनरी है, मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री है, कितना उसका डिग्री होगा? तो कैसे फाइंड आउट करोगे? उस कार्बन का जिसका तुमसे डिग्री पूछा है, जो गिवन कार्बन है, उस कार्बन को देखो वो कितने अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। जितने अदर कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा भैया, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगा? द नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू अ गिवन कार्बन एटम, वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। मतलब जिसका तुम निकाल रहे हो वो अपना गिवन कार्बन एटम है, उससे कितने नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जितने डायरेक्टली जुड़े होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? सुंदर सी डिग्री हो जाएगी। जैसे ये मेरा एक कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है भैया आइसो ऑक्टेन। क्या बोलते हैं इसको? आइसो ऑक्टेन। इसमें तुम्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री सब मिल जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सब, ठीक है। तो मुझे किसी भी कार्बन की यदि डिग्री निकालनी है तो मैं देखूंगा वो कार्बन कितने अदर कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे भैया मुझे इस कार्बन की डिग्री निकालना है, मैं नंबर करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है भैया। यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा भैया, यहां पर क्या आएगा? एक हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक ठीक। तो ध्यान से देखो, कभी मुझे इस वाले कार्बन की डिग्री बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा? ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? ये एक ही कार्बन से, इस वाले कार्बन से ही डायरेक्टली जुड़ा है, इस वाले कार्बन से ही डायरेक्टली जुड़ा है। तो ये कार्बन मेरा कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, 1 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे भैया? 1 डिग्री को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री को क्या बोलेंगे भैया? टर्सरी कार्बन। और 4 डिग्री को बोलेंगे भैया क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। तो 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी, 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। इसको बक्से में बंद कर देता हूं तुम्हारे लिए, ये लो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी आई? 1। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यदि मैं तुमसे पूछूं सेकंड वाले कार्बन की, हटाओ नंबरिंग, चलो रुको, सेकंड वाले कार्बन की तुम मुझे बताओ कि डिग्री क्या आएगी, है ना। ये नंबरिंग हटा रहा हूं मैं, ऐसे ही डायरेक्ट बताएंगे। इस वाले कार्बन की मुझे बताओ डिग्री क्या आएगी, इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी आएगी? तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? ये देखो, एक कार्बन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो ये 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब ये कितना डिग्री हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन मेरा। अच्छा, इस कार्बन का देखते हैं। इस कार्बन, एक सेकंड रुकना, बंद चालू क्यों कर रहा है? एक सेकंड बेटा, लाइट चली गई थी, ठीक। तो इधर देखो, ये मेरा 4 डिग्री कार्बन क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। अच्छा, इस वाले कार्बन का देखो, ये मेरा सुंदर सा 1 डिग्री कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भैया? 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री बताओ। चलो एक सेकंड, इधर देखो,
इस वाले कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी भैया, ये मेरा कितना डिग्री कार्बन होगा, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कार्बन मेरा 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसका मतलब देखो एक इधर है एक इधर है, मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की डिग्री पूछे तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक इधर बना है, एक कार्बन डायरेक्टली इधर अटैच्ड है, एक इस तरफ अटैच्ड है, एक इस तरफ अटैच्ड है, ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस गधे की डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री, या फिर तुम बोल सकते हो टर्सरी कार्बन है ये मेरा। अच्छा, इस वाले कार्बन का भी बता ही दो, ये वाला कार्बन कितना डिग्री कार्बन होगा, ये वाला भैया मेरे एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये होगा मेरा सुंदर सा 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितना डिग्री कार्बन होगा, ये वाला भी होगा मेरा सुंदर सा 1 डिग्री कार्बन। कितना होगा, 1 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे थे तो उनको थोड़ा डांटना जरूरी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि इस पूरे कंपाउंड में कितने 1 डिग्री कार्बन मिले तुम्हें। देखो 1 2 3 4 5, कितने 1 डिग्री कार्बन है भैया यहाँ पर, टोटल 5 मेरे 1 डिग्री कार्बन है। कितने हैं, 5 तो मेरे 1 डिग्री कार्बन है। कितने, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 मेरे 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो भैया 2 डिग्री कार्बन मुझे एक ही दिख रहा है, तो एक ही मेरा कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। सॉरी 5 क्या, हाँ 2 डिग्री कार्बन होगा। 3 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री भी एक ही है, तो एक मेरा होगा भैया 3 डिग्री कार्बन होगा। और 4 डिग्री कार्बन है क्या, तो 4 डिग्री कार्बन भी मेरा एक ही है, तो एक मेरा होगा 4 डिग्री कार्बन। कितना होगा, 4 डिग्री कार्बन। तो 5 तो मेरे 1 डिग्री कार्बन होते हैं आइसोक्टेन में, एक होता है मेरा 2 डिग्री कार्बन, एक होता है मेरा 3 डिग्री कार्बन, एक होता है मेरा 4 डिग्री कार्बन। तो इतने सारे होते हैं। अच्छा, तुमसे यदि पूछे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन से जुड़े हुए, सॉरी 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और 4 डिग्री पर तो होगा ही नहीं, तो बेटा ये थोड़ा सा ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा ना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। अब वो उसमें है ही सही लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं आएगा। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है भैया, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ध्यान से रखना, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन मेरे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन मेरे 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन मेरे 3 डिग्री कार्बन, एंड 4 डिग्री पर तो कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, तो 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो उसकी डिग्री मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 0, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो तुमसे मुझे पूछना है कि इस आइसो ऑक्टेन में टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, पहले देख लो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो एक ही 2 डिग्री कार्बन है, एक ही 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब है ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन है। तो एक 2 डिग्री कार्बन है, तो हाइड्रोजन 2 डिग्री कितने होंगे, 2 मेरे 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो 2 डिग्री कार्बन एक ही है, उससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये था डिग्री ऑफ कार्बन। तो आसानी से इसको सीखना बेहद ही जरूरी है, इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा, समझे क्या। देखो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखेंगे, जिस कार्बन की तुम्हें डिग्री निकालना है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो चेक कर लो। जितने कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही उसकी क्या हो जाएगी डिग्री। 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, 4 से जुड़ा है 4 डिग्री, 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। बात खत्म, बस इतना ही है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। भैया अब तुम मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में फाइंड डिग्री ऑफ ऑल कार्बन। इस वाले कंपाउंड में तुम हर एक कार्बन की, देखो ये मेरा स्केलेटल फॉर्मूला है, इसमें मैं ये सारे जितने भी कॉर्नर है ये सब मेरे क्या है, सुंदर से कार्बन है। ये सारे क्या है भैया, मेरे कार्बन है। तो तुम्हें हर कार्बन की डिग्री बताना है कि इसमें कितने कार्बन है और कितने इनकी क्या क्या डिग्री रहेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं इस कार्बन से।
ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? एक कार्बन से, तो इसकी डिग्री हो जाएगी भैया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1 2 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 2 से, तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा सुंदर सा 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1 से, तो ये हो जाएगा मेरा 1 डिग्री। ये वाला 3 से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर एक इधर, तो ये हो जाएगा मेरा सुंदर सा 3 डिग्री कार्बन। ये वाला 2 से जुड़ा है, तो ये होगा 2 डिग्री। ये भी 3 से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर एक इधर, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये हो जाएगा 2 डिग्री, 1 2। ये भी 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री। ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री। तो इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन है हमारे 4। अच्छा, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी जरा मुझे तुरंत बता दो। 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 2 डिग्री कितने हैं? गिनो तो जरा। 1 2 3 4। 2 डिग्री कार्बन है भैया मेरे 4। 1 डिग्री भी 4, 2 डिग्री भी 4। 3 डिग्री गिनो। 1 2 3 4। 3 डिग्री भी कितने हैं? 4। और 4 डिग्री तो भैया एक भी नहीं है। तो इस सुंदर से कंपाउंड में मेरे 1 डिग्री कार्बन भी 4 है, 2 डिग्री कार्बन भी 4 है और 3 डिग्री कार्बन भी 4 है। अब इसका बताओ, इस वाले में हर कार्बन की, देखो कार्बन में बता देता हूं, ये भी एक मेरा कार्बन है। जितने भी कॉर्नर रहेंगे भैया उनका हम स्केलेटल फॉर्मूला में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे जितने भी कॉर्नर है ये सब क्या है? मेरे कार्बन है। कार्बन को मैंने बना दिया। अब मुझे हर कार्बन की डिग्री बताओ। इस कार्बन की कितनी डिग्री होगी? सबसे पहले शुरू करते हैं इससे। ये 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। ये वाला एक उधर एक इधर, 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री। ये भी 2 डिग्री। ये कितना होगा? 3 डिग्री। एक इधर एक इधर, 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। ये वाला कार्बन भी कितना होगा? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन भी होगा 2 डिग्री, क्योंकि ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 2 डिग्री कार्बन। तो इसमें तो सारे अपने 2 2 4 2 6 6, तो हमारे कितने 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री कार्बन है हमारे 6। 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे हमारे? 3 डिग्री कार्बन होंगे हमारे 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड। और इन सब का आईयूपीएसी नेम लिखना मैं सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें बेसिक टर्म्स सिखा रहा हूं। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें कितने, पहले मैं कार्बन रिप्रेजेंट कर देता हूं भैया। एक तो ये मेरा कार्बन है, एक ये है, एक ये। जितने भी जिगजैग कॉर्नर है हमारे सब क्या होते हैं बच्चों? कार्बन। ये हमारा फ्लोरीन, कार्बन नहीं है तो फ्लोरीन है। इस कार्बन की डिग्री इंटरेस्टिंग होगी, मैं तुमसे इसी की पूछूंगा। देखो इसकी मैं बताता हूं, ये कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री। ये वाला कितना होगा? जिन बच्चों को लगता है कि ये 3 डिग्री होगा वो गलत है, क्योंकि इधर ये वाला बॉन्ड नहीं देखना, क्योंकि ये कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये वाला फ्लोरीन से जुड़ा है। तो हम डिग्री ऑफ कार्बन कैसे चेक करते हैं? जिस कार्बन की डिग्री निकालना है उसको देखो और देखो कि वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो भैया कार्बन से तो ये 2 ही डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री कार्बन, ना कि 3 डिग्री। 3 डिग्री देखने में लग सकता है बट होता कितना है? 2 डिग्री। ये वाला भी 2 डिग्री होगा, क्योंकि 2 एक इधर एक इधर। ये भी 2 डिग्री और ये सुंदर सा 1 डिग्री। क्वांटे वाले सारे अपने 1 डिग्री होते हैं, बीच वाले लगभग 2 डिग्री रहते हैं। तो ऐसे तुम्हें डिग्री ऑफ कार्बन निकालना। अब चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। एक उससे पहले नोट लिख लो, सुंदर सा नोट। क्या लिखोगे भैया? 0 डिग्री कार्बन बोलो या फिर प्राइमरी कार्बन बोलो, वो क्या होते हैं? ऐसे कार्बन, मान लो कुछ ऐसे कार्बन होंगे जो एक भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे? उनकी क्या डिग्री होगी? उनकी होगी 0 डिग्री या प्राइमरी डिग्री, सुपर प्राइमरी डिग्री। देखना, those carbon atom which are not bonded to any other carbon, ऐसे कार्बन एटम जो कि किसी दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कार्बन एटम इज कॉल्ड 0 डिग्री या फिर सुपर प्राइमरी कार्बन। ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री कार्बन या सुपर प्राइमरी कार्बन। जैसे कि देखो ये हमारा मेथेन है। मेथेन किसने डिस्कवर किया था? बर्थलोट साहब ने डिस्कवर किया था। तो मेथेन भैया में ध्यान से देखो कि क्या ये कार्बन किसी और कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं है, तो 0 डिग्री। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है,
कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है क्या? नहीं है, तो ये भी 0 डिग्री। ये फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसको सब सिखा दूंगा, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम भी, सब चीज सेकंड लेक्चर से मैं तुम्हें फॉर्मेट पर काम करवाऊंगा कि कोई सा फॉर्मेट होता है आईयूपीएसी का, उसको हम कैसे आईयूपीएसी में नाम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम किसी का भी आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। ये सब क्या एग्जांपल है? 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी कार्बन के एग्जांपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होती है? डिग्री ऑफ एल्कोहल, यदि तुम्हें डिग्री ऑफ कार्बन आ गया है तो अब तुम सारी डिग्री निकाल दोगे, आसानी से चुटकियों में निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? देखो, जिस कार्बन से, एल्कोहल बोले तो OH वाला ग्रुप, तो जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा, उस कार्बन की डिग्री निकाल लो, और जो उस कार्बन की डिग्री होगी वही डिग्री किसकी हो जाएगी? एल्कोहल की। तो वही है डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड। उस कार्बन की डिग्री निकाल लो जिस पर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही हमारी एल्कोहल की डिग्री होगी। जैसे ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें एक ये एल्कोहल है, एक यहाँ एल्कोहल, एक यहाँ एल्कोहल है, तो इन तीनों एल्कोहल की मुझे डिग्री बतानी है। सबसे पहले मैं तुम्हें कार्बन बताता हूँ। ये जो कॉर्नर है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। देखो, बेसिक लेक्चर है, सबसे पहला लेक्चर है, तो मैं चाहता हूं बारीक से बारीक चीजें तुम्हें बता दूं ताकि आगे अपने को तकलीफ ना हो। अपना बेस यदि अच्छा होगा ना तो आगे अपना बिल्डिंग बहुत शानदार बनेगी। अंबुजा सीमेंट से बनाएंगे और अंबानी से अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे अपन। तो भैया इस एल्कोहल की डिग्री बतानी है मुझे, मान लो। तो ये एल्कोहल किस कार्बन से जुड़ा है? ये एल्कोहल भैया इस वाले कार्बन से ये जुड़ा है। जिस कार्बन से OH डायरेक्टली जुड़ा है उसकी डिग्री निकाल लो, जो उसकी डिग्री होगी वही इसकी एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये तो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इधर ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये है मेरा 1 डिग्री कार्बन। ये कितना है मेरा? 1 डिग्री कार्बन। इसका मतलब उस कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल क्या हो जाएगा मेरा? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ये हो गया मेरा 1 डिग्री एल्कोहल। अच्छा, इस एल्कोहल की डिग्री निकालो। तो ये वाला OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री निकाल लो, जो इसकी डिग्री होगी वही किसकी हो जाएगी? एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, ये हमारा है 2 डिग्री एल्कोहल। यदि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, सॉरी 2 डिग्री कार्बन है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इधर आते हैं, इधर देखो, ये वाले एल्कोहल की डिग्री बताओ, इस वाले एल्कोहल की डिग्री कितनी होगी? ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन खुद 3 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 3 डिग्री कार्बन। और यदि तुमने इस कार्बन की डिग्री निकाल दी है जिस पर OH जुड़ा है, तो जो कार्बन की डिग्री होगी वो की वो ही किसकी डिग्री हो जाएगी? 3 डिग्री एल्कोहल। कभी ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप, तो वो हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। सेम इसका बता दो, इस एल्कोहल की, देखो OH बोले तो एल्कोहल, इस एल्कोहल की डिग्री क्या हो जाएगी? इस एल्कोहल की डिग्री देखना, ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री निकाल लो। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर जुड़ा है और एक इधर। इस कार्बन की डिग्री भैया 2 डिग्री कार्बन है, तो अपना एल्कोहल हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। कितना हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस कार्बन पर OH है, इस कार्बन पर OH है, और ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे तुम? 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि तुमने इसको 2 डिग्री एल्कोहल बोला तो ये हो जाएगा तुम्हारा गलत, क्योंकि भैया ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा होता है तो वो एल्कोहल होता ही नहीं है, वो एक डिफरेंट फैमिली बन जाता है। कौन सी वाली?
फिनोल। कौन सी वाली? फिनोल। तो ये हमारा एल्कोहल है ही नहीं, ये तो क्या है? फिनोल है। तो जब एल्कोहल है ही नहीं तो तुम उस एल्कोहल की डिग्री कैसे बता सकते हो? जो एल्कोहल ही नहीं है उसकी डिग्री कैसे बता सकते हो? तो ये एल्कोहल नहीं है, ये हमारा क्या है? फिनोल है। यहां पर ये बेंजीन रिंग नहीं था, इसलिए अपन ने इसको बोल दिया 2 डिग्री एल्कोहल, बट यहाँ ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से OH जुड़ता है तो एल्कोहल रहता नहीं, वो क्या बन जाता है? फिनोल। नेक्स्ट पे चलते भैया, डिग्री ऑफ हेलोजन। डिग्री ऑफ हेलोजन कैसे निकालोगे, कैसे लिखोगे डिग्री ऑफ हेलोजन? तो सेम एल्कोहल का जो होता है ना वैसा का वैसा। एल्कोहल में जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा था उस कार्बन की तुमने डिग्री निकाली और वही डिग्री किसकी हो गई थी? एल्कोहल की। सेम हेलोजन बोले तो एक्स वाला ग्रुप हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की डिग्री निकाल लो और जो डिग्री उस कार्बन की आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी? हेलोजन की डिग्री। जैसे कि ये डेफिनेशन वही रहेगी एल्कोहल वाली, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन ग्रुप, ये क्या है हमारा? एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो एट विच हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड, जहां पर हमारा हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा वही हो जाएगी हमारी डिग्री। जिस कार्बन से हमारा हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा, जो उस कार्बन की डिग्री होगी वही हो जाएगी हेलोजन की डिग्री। तो यही वही वाला क्वेश्चन है। कार्बन में हर बार इंटीग्रेट कर देता हूं नॉर्मल, ये वाला और ये वाला, इन तीनों कार्बन से हमारे हेलोजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस हेलोजन की डिग्री होगी। जरा इस कार्बन की डिग्री निकालो, तो ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये मेरा 1 डिग्री कार्बन, तो ये हेलोजन कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री हेलोजन। ठीक है भैया। ये वाला कार्बन मेरा कितना है? 2 डिग्री कार्बन है। 1 2, ये मेरा कितना है? 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से यदि हेलोजन जुड़ा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हेलोजन। 2 डिग्री हेलोजन, ये हो गया मेरा 2 डिग्री हेलोजन। इसका बताओ जरा, इस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री इस हेलोजन की हो जाएगी। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है? एक इधर, 2 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। यदि ये 3 डिग्री कार्बन है तो हमारा हेलोजन कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री हेलोजन हो जाएगा मेरा, सुंदर सा 3 डिग्री हेलोजन हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं। इधर इस कंपाउंड में मेरे कितने हेलोजन है? 2 हेलोजन है। इन दोनों हेलोजन की डिग्री क्या होगी? तो देख लो भैया कि ये हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है। ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री निकालो, जो डिग्री इस कार्बन की आएगी वही हमारी हो जाएगी हेलोजन की डिग्री। इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 2, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 डिग्री हेलोजन। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हेलोजन। और इस कार्बन पर जुड़ा ये हेलोजन है तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही हो जाएगी इस हेलोजन की डिग्री। इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये कार्बन है मेरा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये है मेरा 1 डिग्री कार्बन, तो ये हो जाएगा मेरा 1 डिग्री हेलोजन। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हेलोजन। तो आसानी से तुम डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल निकाल सकते हो यदि तुम्हें डिग्री ऑफ कार्बन पता है तो। और डिग्री ऑफ कार्बन भी आसान है, जिस कार्बन की डिग्री निकालना है तुम देख लो वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। जितने कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो उस कार्बन की डिग्री हो जाएगी, और उससे जुड़े हुए एटम, कभी OH है तो उस एल्कोहल की डिग्री भी वही होगी, हेलोजन है तो उस हेलोजन की डिग्री भी वही होगी। अब आते हैं थोड़ा सा नया पर, डिग्री ऑफ अमाइन। किस पर? डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन हम कैसे निकालेंगे? तो डिग्री ऑफ अमाइन हमारा होता है डिग्री ऑफ कार्बन की तरह। किसकी तरह? डिग्री ऑफ कार्बन की तरह। डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते थे? जिस कार्बन की डिग्री निकालनी होती है तो देखते थे कि वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। इस बार हमें अमाइन की डिग्री निकालनी, बोले तो नाइट्रोजन वाले की। तो नाइट्रोजन को पकड़ के देखना है कि नाइट्रोजन हमारा जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, कौन? नाइट्रोजन हमारा जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही हो जाएगी उस अमाइन की डिग्री। जैसे कि डेफिनेशन देख लो पहले तो, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम
नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही उस अमाइन की डिग्री हो जाएगी। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल, तो इस एग्जांपल में क्या है, पहला ये नाइट्रोजन कितने नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है भैया, ये नाइट्रोजन मेरा कितने कार्बन से, ये नाइट्रोजन मेरा एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। यदि मेरा एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री अमाइन। बोले तो प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन, ये है मेरा 1 डिग्री अमाइन। देखो ये वाला नाइट्रोजन, देखो इस वाले कंपाउंड की डिग्री क्या होगी, यहां पर नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 2 कार्बन से, एक इधर और एक इधर डायरेक्टली अटैच्ड है। ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस वाले अमाइन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। अच्छा यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 डिग्री अमाइन। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से, एक इधर और एक इधर, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो ये होगा हमारा 3 डिग्री अमाइन। और ये सुंदर सा नाइट्रोजन की डिग्री कितनी हो जाएगी, क्वाटरनरी डिग्री 4 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर जुड़ा है डायरेक्टली, एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, तो ये 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब ये हो जाएगा मेरा 4 डिग्री अमाइन। कितना हो जाएगा, 4 डिग्री अमाइन, 4 डिग्री अमाइन हो जाएगा। और जब भी देखो कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम वो 4 बना सकता है, तो यहां देखो उसने 4 बनाए भी। पर जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसीलिए अपन ने इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। ये ना, ये 4 डिग्री अमाइन ना बोलते हो, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। तो ये हो गया भैया हमारा पूरा डिग्री भी खत्म। अब लास्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। नहीं भैया अभी तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी देख लेते जरा सा, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा बहुत सारी बेसिक टर्म्स खत्म हो जाएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन हम बच्चों कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि किन्हीं 2 एटम के बीच में, जैसे मान लो मेरा ये ए और बी 2 एटम है, कितने, ए और बी एटम है, 2 एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, या मेरा 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, या मेरा 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उस समय भैया सिंगल बॉन्ड होता है तो उस समय एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कितना, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो जब भी तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना हो तो देखो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड जितने होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, टेबल में बना देते हैं, इसको क्या करते हैं, टेबल में डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा बस तुम थोड़ा ध्यान रख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अपन ने इधर कर देते थोड़ा सा, ये लो फ्रेम, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। बट एक और चीज, एक नोट डाल के लिखेंगे ध्यान से, क्या लिखेंगे, मुझे एक चीज बताओ, हाइड्रोजन भैया के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बना पाएगा, क्योंकि एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा। तो एक ही बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड होता है तो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो नोट डाल के लिख लेंगे अपन, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो इसके बाद तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल,
मैं तुम्हें देता ही ये वाला क्वेश्चन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? यदि तुम्हें एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ना तो गलत है, इसमें टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड 0। देखो पाई बॉन्ड बहुत आसानी से दिख जाता है, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई, तो डबल ट्रिपल तो है ही नहीं, तो अपन डायरेक्ट देख सकते हैं। बट सिग्मा बॉन्ड तो क्या करोगे तुम, जब भी सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड गिनना होगा तो कैसे गिनोगे? तुम सबसे पहले हाइड्रोजन गिन लो। क्यों हाइड्रोजन गिन लो? क्योंकि हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो 3 हाइड्रोजन मेरे यहां हैं और 3 हाइड्रोजन मेरे यहां हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो ये 6 हाइड्रोजन के 6 सिग्मा बॉन्ड तो पक्का होंगे ही होंगे। और एक ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच में है। तो इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है भैया? इसमें टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड है। देखो मैं इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन मेरे सुंदर से उस तरफ है। तो इसका स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें टोटल देखो 3 सिग्मा, ये एक, ये 4 5, एक ये 6 और एक ये 7, तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे तुम्हें गिनना है। तो ऐसे तुम ओपन स्ट्रक्चर बार बार नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, सिंपल सा, नहीं मिटाता, तुम क्या करोगे, सिंपल सा हाइड्रोजन गिन लो। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। तो 6 हाइड्रोजन थे मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड तो बनने ही चाहिए थे। एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा बॉन्ड यहां है, तो 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे इस कंपाउंड में। एक क्वेश्चन देता हूं भैया, 2-3 बार पूछा गया है कि टेट्रासाइनोइथाइन में, टेट्रासाइनोइथीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? तो पहले पोस्ट करके इसका आंसर बता दो, कितना आंसर होगा खुद से लिख लो कि कितना आ रहा है तुम्हारा, उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। अब मैं चालू कर रहा हूं अपना एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये होता है मेरा इथीन। देखो डबल बॉन्ड है तो इथीन है ना, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, और ये CN ये हमारा साइनो होता है, 4 है इसीलिए अपन बोलते हैं टेट्रासाइनोइथीन। इनका आईयूपीएसी नेम करना तुम नेक्स्ट लेक्चर से खतरनाक तरीके से सीखोगे, ये मेरा तुमसे गारंटी है, ठीक है। तो अब इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनो। तो किसी का आंसर यदि ये वाला आया है कितना कि 9 पाई और 5 सिग्मा, कभी 9 पाई और 5 सिग्मा किसी का आंसर आया है तो वो गलत है। वो गलत क्यों है? देखो उसने क्या गिना होगा पहले वो बता देता हूं। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो 1 सिग्मा 2 पाई, यहां पर भी 1 सिग्मा 2 पाई, यहां पर भी 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो ये हो गया, उसने क्या किया होगा, 2 पाई यहां, 2 यहां 4, 2 यहां 6, 2 यहां 8 और 1 यहां 9। तो पाई तो उसके करेक्ट है, बट सिग्मा कितने गिने उसने, 1 2 3 4 और 1 5 सिग्मा ये वाले गिने होंगे। बट ध्यान से देखो तो इस कार्बन कार्बन के बीच में भी तो सिग्मा है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है मतलब ये भी सिग्मा, तो 5 के बाद ये 6 ये 7, यहां पर भी तो सिग्मा है तो 8 और यहां पर भी सिग्मा है तो 9। तो भैया टेट्रा साइनो इथीन हमारा बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें कितने 9 सिग्मा और 9 ही पाई होते हैं, 9 सिग्मा और 9 ही पाई बॉन्ड होते हैं। और इसको याद ही कर लो, बहुत बार पूछा गया है टेट्रासाइनोइथीन में, और इसका स्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे, धीरे धीरे तुम्हें मैं याद करवा दूंगा। तो टेट्रासाइनोइथीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं? तो 9 सिग्मा और 9 पाई होते हैं। और तुम्हें गिनोगे कैसे? इसके अलावा और भी कोई सा क्वेश्चन दे, जैसे एक होता है भैया हमारा, इसमें गिन के बता दो, ये हो गया अपना CH है ना, ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल CH, डबल CH2। तो भैया इसमें तुम्हें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने, तो कितने होंगे इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड? तो सबसे पहला काम क्या करो, हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन गिनो पहले। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा भैया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 5 बॉन्ड हो गए ना कार्बन के, नहीं तो सीखा दिया, ठीक। तो एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हमारा दूसरा हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, मतलब ये 4 हाइड्रोजन। तो 4 तो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही होंगे। अब 1 सिग्मा और 2 पाई यहाँ, ये 1 सिग्मा यहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई।
तो हाइड्रोजन कितने थे मेरे, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन मतलब 4 सिग्मा तो हो गए होंगे, एक ये 5, एक ये 6 और एक ये 7, तो मतलब टोटल 7 सिग्मा है। पाई तो आंख बंद करके दिख जाते हैं, 2 इधर है 1 इधर है, तो टोटल कितने पाई होंगे, 3 पाई। तो पाई का लोड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड तुम्हें गिनना आना चाहिए और इस तरीके से गिनना। हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ हाइड्रोजन गिनना है। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है भैया, अब चलते आगे। आगे लास्ट आता है भैया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का भैया हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने साइंटिस्ट ने नॉर्मली आईयूपीएससी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। एक तो ओपन चेन कंपाउंड और एक साइक्लिक कंपाउंड, है ना। ओपन चेन बोले तो खुली हुई चेन, जैसे मान लो अभी तक अपन देख रहे थे इधर, है ना, यहां पर ये मेरा ये ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी मेरा ओपन चेन कंपाउंड है, और कहीं कहीं देखा गया, ठीक है, ये भी मेरे सारे ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी ओपन चेन कंपाउंड। बट ये मेरा कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है। ये जो रिंग आ गई ना, ये होता है मेरा साइक्लिक कंपाउंड। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक तो ओपन चेन कंपाउंड और एक साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को ही बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब वो साइक्लिक नहीं है, और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं अपन क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी बोलेंगे। तो ओपन चेन कंपाउंड 2 और क्लोज चेन कंपाउंड। अच्छा, ओपन चेन बोले तो खुले हुए, ओपन चेन भी हमारे 2 टाइप से क्लासिफाइड है, एक तो सेचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे जिनमें केवल और केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, वो है ना, सिंगल बॉन्ड वाले, सिग्मा बॉन्ड नहीं लिखता, है ना, सिंगल बॉन्ड वाले, ओनली सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में यदि हमारा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि हमारा सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा सेचुरेटेड, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ये वाला मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये वाला तुम मुझे बताओ, 1 2 3 4 4 कार्बन है, ये मेरा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो भैया इसमें कहीं पर भी तुम्हें डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान से सुनना, कार्बन कार्बन के बीच में बोल रहा हूं, डबल आए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल आए तो वो होता है हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए तो वो होता है हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड। तो ये है हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड। और यहीं पर यदि मैं इसी में यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता तो ये क्या हो जाता मेरा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो ऐसे तुम्हें चेक करना है। एक और एग्जांपल देता हूं, जगह नहीं है तो इसी में लिखना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये है मेरा CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला कंपाउंड हमारा सुंदर सा भैया क्या है, इसका कलर बता, ठीक है, ये कंपाउंड मेरा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो जो भी इसको अनसेचुरेटेड बता रहा होगा वो क्यों बता रहा होगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया है, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तुम्हें कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उससे कोई मतलब थोड़ी है। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल है क्या, नहीं है, डबल और ट्रिपल नहीं है। तो ये कैसा है हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड। कैसा है भैया, सेचुरेटेड कंपाउंड। ये अनसेचुरेटेड नहीं है, ये हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो बस ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो अनसेचुरेटेड। अब आते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। साइक्लिक बोले तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक बोले तो होमो मतलब एक ही होम, एक ही परिवार में रहने वाले सभी लोग एक जैसे होंगे। हेट्रो मतलब अलग अलग मेट्रो, अलग अलग मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग भी अलग होंगे। तो वैसे याद रखना, होमोसाइक्लिक मतलब ऐसा साइक्लिक कंपाउंड, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सारे एटम क्या हो, एक जैसे हो। तो देखो ये क्या मेरा, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये देखो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं,
और ये सारे एक ही टाइप के एटम से मिलकर साइकिल बना रहा है, तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और होमोसाइक्लिक के अंदर भी कौन सा बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किनको बोलेंगे, फिर ऐसा एटम जो साइकिल तो बनेगी बट जो साइक्लिक कंपाउंड जो बन रहा है ना उसमें सारे एटम एक जैसे नहीं होंगे, तो वो हो जाएगा मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक भी और होमोसाइक्लिक भी दो टाइप के होंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक तो मेरा यही है, एलिसाइक्लिक बोले तो जिसमें कोई बेंजीन रिंग जैसा सिस्टम नहीं हो, इसमें कोई बेंजीन रिंग दिख रही क्या, नहीं है, तो ये मेरा एलिसाइक्लिक है। अच्छा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड मेरे फर्दर दो टाइप के होंगे, बेंजोइड कंपाउंड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड। एरोमेटिक में बेंजोइड कौन होगा, जो बेंजीनिंग बना रहा होगा। तो बेंजीनिंग कैसे बनेगी, जैसे मान लो खुद बेंजीनिंग, ये मेरा सारे एक टाइप के एटम से बना है, देखो ये डबल बॉन्ड है 3, तो ये सारे एक ही टाइप के एटम से रिंग बनी है, इसलिए मेरा ये साइक्लिक है और कैसा है, होमोसाइक्लिक है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए बेंजीनिंग है और बेंजीन बना रहा है इसलिए एरोमेटिक का भी बेंजोइड कंपाउंड है। यदि ये नॉन बेंजोइड कंपाउंड कैसे होगा, देखो बेंजीन हो सकती है या फिर नेप्थेलीन हो सकता है। नेप्थेलीन में कितनी बेंजीन आ जाती है भैया, 2 आ जाती है। एनेंथ्रेसीन में 3 आ जाती है, पेनेंथ्रीन में भी 3 रहती है। तो ये सब में तुम्हें थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा मजा आएगा, अभी जगह नहीं इधर भी, अब आगे भी नहीं बढ़ने का इच्छा है, टाइम बहुत हो गया। तो बेंजोइड कंपाउंड में ये वाला इस टाइप के कंपाउंड हमारे बेंजीन जिसमें होगी वो बेंजोइड कंपाउंड है। एरोमेटिक में नॉन बेंजोइड कंपाउंड कैसे होंगे, जैसा हमारा एनुलिन, क्या होगा एनुलिन, एनुलिन होता भैया एक होती है उसमें 7 मेंबर्ड रिंग और 1 2 3 4 5 6 7, तो एक होगी 7 मेंबर्ड रिंग और एक होगी उसमें 5 मेंबर्ड रिंग, कितने 5 मेंबर्ड रिंग। और यहां पर जैसे ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ऐसा इसको बोलते हैं क्या एजुलिन, क्या बोलते हैं इसको, एनुलिन। तो ये हमारा एनुलिन होता है, ये हमारा एक नॉन बेंजोइड कंपाउंड है। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक ऐसे एटम होंगे जिनमें साइकिल तो बनेगी बट सारे सेम एटम होंगे क्या, नहीं होंगे, सारे सेम एटम नहीं होंगे, तो बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि बोले तो ये THF, ये क्या होता है हमारा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और ये किस टाइप, देखो सारे साइकिल बन रही है पर क्या सारे सेम एटम है कि नहीं है, 4 तो कार्बन है 1 ऑक्सीजन, इनकी मदद से रिंग बन रही है, तो इसलिए बोल रहे हेट्रोसाइक्लिक। कभी सारे सेम होते तो बोलते होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका फुल फॉर्म होता है भैया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये होता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और इसमें हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही है ये। अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, तो पहले तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना देता हूं मैं, ये वाला, ये है मेरा एक एटम कोई सा दूसरा डाल दे रिंग में और इसी में कभी मैं रिंग बना देता हूं, तो ये होता है मेरा क्या, पाइरिडिन। क्या होता है ये मेरा, पाइरिडिन, पाइरिडिन। तो पाइरिडिन मेरा होता है भैया एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है मेरा हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, बेंजीन नेप्थलीन वगैरह क्या होता है मेरा होमोसाइक्लिक बेंजोइड कंपाउंड। एजुलिन वगैरह क्या होता है होमोसाइक्लिक नॉन बेंजोइड कंपाउंड। और सिंगल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में तो सैचुरेटेड कंपाउंड। कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलेंगे अपन उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये सारा हो गया एकदम क्लासिफिकेशन खत्म। तो यहां पर अपना आज का लेक्चर इंट्रोडक्टिव लेक्चर पहले चैप्टर का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हुआ है। मैंने आपको पूरा इतिहास भी बताया है कि 1800 के टाइम पर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या लफड़ा था, बर्जिलियस भैया का बताया। फिर उन्हीं का स्टूडेंट वूलर दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया कौन सा है, यूरिया। फिर उसके बाद अपन ने डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ हेलोजन सब कुछ देखा, क्लासिफिकेशन देखा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन देखा। तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, इसमें तुम थोड़ा डिग्री के बारे में थोड़ा ध्यान रखना और सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना। आज का यूपीएससी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, कल के लेक्चर से
कल जो लेक्चर आएगा आईयूपीएससी का मैं फॉर्मेट सिखाऊंगा। जैसे अपना नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, वैसा ही कल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेट क्या होगा, उसका आईयूपीएससी नेम लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, वो सिखाने वाला हूं। तो कल का लेक्चर से अपना मेन टॉपिक चालू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।